हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पवन चौधरी। वेलकम टू एन अकेडमी। एमपीपीएससी, व्यापम, यूपीएससी और इन सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का कोर्स मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। हर दोपहर 2 बजे ये कोर्स आपको आता, मंडे टू सैटरडे। ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम जो चैप्टर नंबर 10 आपका क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 1 चल रहा है कंटेम्प्रेरी इंडिया सेकंड का, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हमने इसके बारे में देखी थी, है ना। कौन कौन से चैप्टर हैं? रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और लाइफ लाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। ठीक है। तो ये 7 चैप्टर्स हैं और अभी हम हैं चैप्टर नंबर 1 के ऊपर। इसके पहले मैं 6th, 7th, 8th, 9th ये सभी क्लासेस की एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुका हूँ। अभी हम 10th की एनसीईआरटी कर रहे हैं, देन 11th, देन 12th, और 12th के बाद हम स्टार्ट करेंगे तमिलनाडु बोर्ड जो है आपका, उसका हिस्ट्री वाला पार्ट जिसमें एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न और हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर स्टार्ट होगी, है ना। तो टाइम याद रखिएगा, हर दोपहर 2 बजे 2 PM पे ये जो क्लास है मेरा, ये 2 PM पे क्लास रहता है। और उसके साथ में जो MCQs हैं, तो MCQs भी आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। चलिए, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट हम बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में, और पिछले लेक्चर में हमने जो सॉइल टाइप है आपका, लैंड यूटिलाइजेशन है, उसके बारे में बात करी थी कि किस प्रकार से जो लैंड है उसका यूटिलाइजेशन, उसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले फॉरेस्ट के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑलमोस्ट आप बोलोगे कि जो फॉरेस्ट पॉलिसी बोलती है कि 33% फॉरेस्ट होना चाहिए, लेकिन खैर इतना है नहीं, है ना। फॉरेस्ट के रूप में उपयोग किया जाता है। उसके अलावा लैंड है जो कृषि के लिए, खेती के लिए अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस, है ना। जो बिल्डिंग वगैरह कुछ बनी है उसमें भी अलग अलग टाइप्स हैं। बैरन एंड वेस्टलैंड है, जो बंजर भूमि या कृषि अयोग्य भूमि है, जो खेती के लायक भूमि है ही नहीं, है ना। एग्रीकल्चर उस पर नहीं हो सकता, या वो किसी और कारण में वहाँ पर उपयोग है। लैंड आपके नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए, जैसे बिल्डिंग है, रोड्स है, फैक्ट्रीज है, उनके लिए उपयोग हो रहे हैं, है ना। तो ऐसे लैंड है। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरी ज़मीन पे खेती कर लेंगे, कुछ चीज़ आपको बाकी चीज़ों के लिए भी चाहिएगी, है ना। लेकिन फिर भी भारत के अंदर जो फॉरेस्ट लैंड, जो एग्रीकल्चर लैंड है, वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है। तीसरा जो है आपका अदर कल्टीवेबल लैंड, जैसे फैलो लैंड को छोड़ के, जैसे परमानेंट पेस्टर लैंड है, ग्राजिंग लैंड है। पेस्टर लैंड मतलब आपके जहाँ पे चरागाह वगैरह होते हैं, जानवर जहाँ पे चरने का काम करते हैं। उसके अलावा आपकी गोचर भूमि होती है, मतलब जानवर जहाँ पे चरते हैं, या जो आपके एनिमल्स हैं, या जो दूसरे आपके पेट एनिमल्स और दूसरे हैं, वो सब उसकी चराई वहाँ पे होती है ना। उसके अलावा ट्री क्रॉप्स के अंदर जो कवर वहाँ पर है, ट्री क्रॉप्स मतलब जहाँ पे पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, या फिर आपका जो ट्री प्लांटेशन होता है वो है, रबर है, या इस प्रकार से कुछ वहाँ पे लगा रखा है। ठीक है। उसके अलावा आपका जो कल्चरेबल वेस्टलैंड है ना, कल्चरेबल वेस्टलैंड है जिसके अंदर अनकल्टिवेटेड है 5 साल से ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक वहाँ पे जो खेती है, 5 साल से ज़्यादा समय तक वहाँ पे आपका खेती नहीं हो रहा। तो इस प्रकार से 3 पार्ट के अंदर हम यहाँ पर उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला जो है आपका, इट्स कॉल्ड द फैलो लैंड, या फिर आपका परती भूमि। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी जो लैंड होता है यहाँ पर एक्चुअल एग्रीकल्चर यहाँ पर आपका होता है। तो करंट जो फैलो लैंड है, या हम हिंदी में बोलेंगे वर्तमान जो परती भूमि है, वो ऐसा लैंड है जहाँ पर 1 साल या उससे ज़्यादा समय से मतलब खेती नहीं की गई, मतलब 1-2 साल में खेती है वहाँ पर आपकी की जाती है। तो करंट फैलो लैंड है ना। हो सकता है कि सॉइल हर साल फसल नहीं उगा सकती हो, या किसी और कारण से, तो हर साल खेती नहीं होती। ओके। उसके बाद अदर देन कल्चरेबल आपका अगर आप देखोगे तो 1 से 5 साल तक खेती वहाँ पे होती है ना। उसके अतिरिक्त जो जमीन है वहाँ पे हर साल मतलब नहीं होती, 5 साल के अंदर, 4 साल 5 साल में एक बार खेती होती है। और अगला जो है नेट सोन एरिया है, या अगर हिंदी में हम बोलेंगे तो शुद्ध निवल बोया क्षेत्र, जहाँ पे साल में 2 बार या 1 बार हर साल फसल वहाँ पे होती है, और कई बार साल में 2 बार फसल भी आपके रबी खरीफ, या कई बार जायद की, तो 3-3 फसल भी उसके अंदर यहाँ पर आपको हो जाती है। तो इट इज़ कॉल्ड द नेट सोन एरिया, है ना। इसका डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या करते हैं, आप कई सारी रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ते हैं, तो उसके अंदर ये टर्म आती है आपकी, और वहाँ पर आपको नहीं पता होता कि इसका मतलब क्या है, आप उसका मतलब कुछ और निकालते हैं, है ना। तो नेट सोन एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर, है ना। और प्लस नेट सोन एरिया इज नॉन एज द आपका जो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, कि कितने एरिया में क्रॉप वहाँ पर आपका उत्पन्न होता है। तो दिस इज कॉल्ड द फैलो लैंड। और फैलो लैंड के भी 3 टाइप, करंट फैलो, अदर देन करंट फैलो, और नेट सोन एरिया, या फिर आपका नवल कृषि। ओके। चलिए, अब हम बात करते हैं लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया की। भारत में जो कृषि की जो भूमि है उसका किस प्रकार से जो उपयोग है, किस प्रकार से उपयोग हमारे द्वारा किया जा रहा है, या किस तरह से हम उसका यूज़ यहाँ पे करते हैं, है ना। तो अलग अलग पर्पसेस के लिए हम एग्रीकल्चर लैंड का यूज़ करते हैं। और जो लैंड आपको मिलती है, तो अलग अलग तरीके की जो लैंड है वो आपको मिलेगी, अलग अलग फैक्टर्स हैं उनसे प्रभावित मिलेगी। फॉर एन एग्जाम्पल
उसका जो टोपोग्राफी है, भू आकृति है, वो अलग अलग हो सकता है, कहीं प्लेन है, कहीं प्लेटू है, कहीं माउंटेन है। ओके, उसके अलावा क्लाइमेट कंडीशंस अलग अलग हो सकती हैं। उसके बाद आपकी जो सॉइल टाइप है, सॉइल टाइप अलग अलग हो सकती है ना। उसके अलावा ह्यूमन फैक्टर्स भी उसके ऊपर प्रभावित करेंगे कि इंसान वहाँ पे किस प्रकार की जो एक्टिविटी है, किस प्रकार की गतिविधि कर रहा है ना। पॉपुलेशन डेंसिटी है, जैसे आप गंगा के मैदानों में देखोगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी देश में सबसे ज़्यादा है। ओके, अगर टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी की बात करेंगे तो आप कुछ एरियाज़ के अंदर आप जैसे देखोगे, गुजरात है या फिर आपके महाराष्ट्र वगैरह है, तो वहाँ पर टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी ज़्यादा है। तमिलनाडु वगैरह हो गया। कल्चरल और ट्रेडिशन है वहाँ पे, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे, नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या है कि वहाँ पर आपका एक अलग तरीके से जूम कल्टीवेशन किया जाता है। अब हमारे यहाँ पर भी एमपी राजस्थान के अंदर भी जो ट्राइब्स हैं तो वो जूम कल्टीवेशन वहाँ पे करते हैं, है ना। आपका उस तरह से स्थानांतरित कृषि वहाँ पे आपका करते हैं, है ना। तो अलग अलग चीज़ें उसके अंदर वहाँ पर आपके डिपेंड करती है। टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सोशल आपका जो सॉइल टाइप या ह्यूमन फैक्टर्स, पॉपुलेशन डेंसिटी उसके अंदर, कल्चरल ट्रेडिशन वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे गौंड लोग हैं तो वो खेत के अंदर हल नहीं चलाते, उनका मानना है कि वो उनकी माँ है। तो ऐसे कई सारे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं ये मानती हैं कि जो एग्रीकल्चर लैंड है वो उनकी माँ के समान है, उस पर हल नहीं चलाया जाता, है ना। तो अलग अलग ट्रेडिशन के हिसाब से अलग अलग चीज़ें वहाँ पर आपकी होती हैं, ठीक है। सो दिस इज द लैंड यूज पैटर्न। ओके, और टोटल जो जोग्राफिकल एरिया है भारत का, इट्स 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3.28 मिलियन किलोमीटर टोटल भारत का क्षेत्रफल है। और इस क्षेत्रफल के अंदर आप देखोगे यहाँ पे कि 93% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया है ना, वो आपका अवेलेबल है ना। तो 7% अवेलेबल क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपका पर्वतीय एरिया है। उसके अलावा पीओके ने मतलब पाकिस्तान जो है उसने कुछ इलीगल तरीके से हमारा कुछ एरिया वहाँ पे ले रखा है। अक्साई चीन की हम बात करेंगे तो अक्साई चीन जो है वो चीन ने कब्जा कर रखा है, या काला पानी का एरिया है तो वो नेपाल ने कब्जा कर रखा है। पहली बार बोला मैंने, निकल गया, चलो। तो कर रखा है, जो गवर्नमेंट बोलती है वो मैं बोल रहा हूँ, है ना। ये मेरा स्टैंड नहीं है, गवर्नमेंट का स्टैंड है। ओके, चलिए। तो चाइना और पाकिस्तान के साथ में नेपाल का नाम भी अब हमको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है तो हमको भी बोलना पड़ेगा। 93% ऑफ द एग्रीकल्चर एरिया है वो यहाँ पर आपका अवेलेबल है। ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ आपका 1960 का है, ये ग्राफ आपका 2014-15 का है ना। उसके बाद ये डेटा आया नहीं है, काफ़ी सर्च किया मैंने नेट के ऊपर। तो यहाँ पर आपको दिखाता है कि किस प्रकार से आपके जो लैंड है वो लैंड आपके डिवाइडेड है यहाँ पे, है ना। फॉरेस्ट के अंदर अगर बात करोगे तो 60s के अंदर जो फॉरेस्ट है इट कंसिस्ट ओनली 18%। 14-15 में जब आओगे तो इट इंक्रीज टू द 23%। मतलब आपने जो फॉरेस्ट है वो फॉरेस्ट आपने जंगल यहाँ पे बढ़ा दिया है। ओके, उसके बाद आपका जो नॉन एग्रीकल्चर यूसेज के लिए जो एरिया है वो आपका इंक्रीज हो गया है, आपका सॉरी डिक्रीज हो गया है उसके अंदर यहाँ पे। और बाकी भी कई सारे आपके फैलो लैंड्स और करंट फैलो लैंड्स, नेट सोन एरिया वगैरह वगैरह, ये सब आपको दिया गया है। जैसे नेट सोन एरिया जो है यहाँ पर 4.95% है, इधर आप देखोगे इट्स 8.7%। तो लगातार उसको इंक्रीज़ किया है सरकार ने, कई सारी एक्टिविटीज़ के द्वारा उसको इंक्रीज़ किया है, उसको बढ़ाया है ना। और उसके अलावा आपका जो पेस्टल लैंड है, तो पेस्टल लैंड में आप देखोगे तो उसके अंदर भी आपका 4.71 था, यहाँ पे 3.3 है। तो पेस्टल लैंड लगातार कम हुए हैं। इसको अच्छे से स्टडी कर लेना, एक बार देख लेना कि क्या क्या चीज़ें जो है वो क्या क्या चीज़ें इसके अंदर यहाँ पर आपकी बताई गई हैं, है ना। तो इसको एक बार अच्छे से स्टडी कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पर आपका हो जाएगा। 1 मिनट, हाँ, ओके, चलिए। तो इसको आप स्टडी कर लेना। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि जो लैंड अंडर परमानेंट जो पेस्चर है ना, वो लगातार आपकी डिक्रीज हुई है। जैसे आपको बताया मैंने कि जो कृषि के लिए जो भूमि है, पेस्चर लैंड है, चरागाह की भूमि है, वो लगातार इसके अंदर यहाँ पर आपकी डिक्रीज हुई है ना। उसके अलावा जो करंट फैलो लैंड है ना, ये आपका पुअर क्वालिटी का या कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ उसका लैंड है तो बहुत ज़्यादा हाई है। कि जो आपके जो पुअर क्वालिटी वाले हैं या जो करंट फैलो लैंड है उसके अंदर क्या है कि प्रॉपर तरीके अगर आप एग्रीकल्चर करोगे तो यू नीड द मोर मनी, है ना। ज़्यादा आपके अंदर रिसोर्सेज वहाँ पे लगाना पड़ेंगे, फर्टिलाइजर और दूसरी चीज़ें हैं वो ज़्यादा आपको लगाना पड़ेगी, तब जाके वहाँ पर कृषि हो पाएगी, ठीक है। तो वो करंट फैलो लैंड का प्रॉब्लम है। उसके अलावा आप देखोगे जो कल्टीवेबल या फिर आपका जो 2 या वंस और ट्वाइस जो कल्टीवेबल आपका लैंड यहाँ पर होता है ना, तो ये आपके तकरीबन वो उसके अंदर इंक्रीज वहाँ पर हुआ है, नेट सोन एरिया उसके अंदर इंक्रीज हुआ है। और वो टोटल 54% ऑफ द क्रॉपिंग एरिया है। तो पूरे क्रॉपिंग एरिया का 54% वहाँ पर वो कंसिस्ट करता है। तो वो नंबर भी यहाँ पर आपका इंक्रीज हुआ है। मतलब एग्रीकल्चर लैंड है वो लगातार हमने, कृषि योग्य जो भूमि है वो लगातार हमने यहाँ पर आपका इंक्रीज किया, है ना। और इसके हिसाब से जो नेट सोन एरिया है तो ये आपके स्टेट टू स्टेट अलग अलग वेरी करता है। अभी तो हमने पूरे भारत का डेटा देखा, लेकिन अलग अलग स्टेट के अंदर आप देखोगे तो नेट सोन एरिया है आपको कम ज़्यादा मिलेगा। जैसे एमपी की हम बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यूपी की आप बात करोगे तो वहाँ पर भी वो नंबर काफ़ी अच्छा है, या दूसरे स्टेट्स की हम बात करेंगे तो धीरे धीरे वो कई सारे स्टेट्स के अंदर आपका कम होता जाता है। यूपी हरियाणा की बात करोगे तो वहाँ पर और ज़्यादा मैक्सिमम है।
80% आपके पंजाब और हरियाणा के अंदर है ना, और लेस देन 10% जो है आपके अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार, इनके अंदर 10% से भी कम है, जबकि पंजाब हरियाणा के अंदर 80% और हमारे यहाँ पे 67% के आसपास जो है, 67-68% एग्जैक्टली डेटा मुझे नई रिपोर्ट में देखना पड़ेगा कि एमपी का नेट जोन एरिया क्या है, बट अगले लेक्चर में आपको देख के बताऊंगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेंस के आंसर राइटिंग में आपको लिखना चाहिए उसको। ओके, सो 80% जो है पंजाब हरियाणा में, और बाकी स्टेट में यहाँ पर धीरे धीरे आपका कम है। ठीक है, तो अलग अलग एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से यहाँ पर आपको वो डिपेंड करता है। ओके, उसके फॉरेस्ट कवर की हम बात करें तो फॉरेस्ट कवर हमारा कितना होना चाहिए, तो फॉरेस्ट जो हमारा जो पॉलिसी है आपका 1952 का, उसने पहली बार बोला था कि 33% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया जो है वो आपके फॉरेस्ट के अंदर यहाँ पर आपका होना चाहिए। तो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है, जो पारिस्थितिक तंत्र है किसी भी देश का, वो प्रॉपर तरीके से आपका यहाँ पर मैनेज रहेगा, है ना। इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो मैनेज आपका रहेगा, लेकिन नहीं है, 23% है अभी, 23.3% अभी 2019 का जो रिपोर्ट आया है उसके हिसाब से है। तो विल ट्राई टू इम्प्रूव इट, हम उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। और वो 33% तक पहुंचने में तो टाइम लगेगा। मध्य प्रदेश जैसे स्टेट है तो ऑलमोस्ट वो 33% के आसपास हैं, तो हमने तो कर दिखाया, बाकी राज्यों के अंदर वो चीज़ें नहीं हो पाई, है ना। तो कई सारे दूसरे देशों में आप देखोगे तो वहाँ पर वो जो लैंड है वो 33 की जगह 25-26% है, बट एक जो जनरल स्टैंडर्ड है आपका उसके हिसाब से वो 33% होना चाहिए। तो आपका सब कुछ चीज़ें वहाँ पर उसके अंदर, देश के अंदर वहाँ पर आपकी ठीक है। और उसके कारण जो लोगों की जो लाइफ है, मिलियंस ऑफ पीपल है, उनकी जो लाइफ है उसकी लाइवलीहुड को यहाँ पर वो आपका इम्पैक्ट करता है। चलिए, उसके बाद जो वेस्टलैंड है आपका, या आपकी जो खराब वाली बंजर वाली भूमि है ना, अब वो कई सारा एरिया आपका रॉक, आपका जो पर्वतों के अंदर या एरिड एरिया या डेजर्ट एरिया है उसके अंदर चला जाता है ना, रॉक वगैरह। तो हम तो चाहते हैं कि पूरे जितना भी एग्रीकल्चर लैंड अवेलेबल है सभी पे खेती की जाए, है ना। अगर हम चाइना की बात करें तो उसके पास जो एग्रीकल्चर लैंड है उसकी काफ़ी कमी है, एरिया बहुत बड़ा है उसका, लेकिन उसके बावजूद जो मेन एग्रीकल्चर लैंड है वो बहुत कम है, और जहाँ पर भी एग्रीकल्चर लैंड है इंटेंसिव एग्रीकल्चर करता है। अगर हम चाइना के लेवल की इंटेंसिव एग्रीकल्चर करने लग गए तो दुनिया में सबसे बड़े फूड ग्रेन के एक्सपोर्टर, आपके फूड प्रोडक्शन के अंदर वी बिकेम द नंबर 1। वैसे भी अभी बहुत सारी चीज़ों में नंबर 1 हैं हम, लेकिन और तेज़ी से इंक्रीज़ हो जाएगा, है ना। उसके लिए कई सारी स्कीम, जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कई सारी दूसरी स्कीम्स, ग्रीन रिवोल्यूशन हम लेके आए, सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन लेके आए, कई सारी स्कीम्स हम लेके आए हैं। उसको अगर इंटेंसिवली अगर कवर किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब भारत में दिक्कत क्या है, भारत के अंदर जो पर कैपिटा जो लैंड है, प्रति व्यक्ति जो भूमि है वो काफ़ी कम है ना। 1.2-1.3 एकड़ के आसपास है, जो देश में मतलब दुनिया में ऑलमोस्ट सबसे कम में से आती है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, फैमिली साइज़ बड़ा है, तो फैमिली होगी तो बड़ा हो जाएगा। जैसे एक किसी के पास 200 बीघा ज़मीन थी, उसके 8 बेटे थे, उसमें डिवाइड हो गया, फिर 8 के 16 बेटे हुए और डिवाइड हो गया, 16 के 32 हो गए और डिवाइड हो गया, है ना। पॉपुलेशन कंट्रोल का ध्यान रख रहा हूँ मैं, 8 से मैंने डायरेक्ट 16 पे आया हूँ मैं, है ना। तो ये जो नंबर है एक्चुअली, ये नंबर धीरे धीरे आपके पॉपुलेशन जो साइज़ है या फिर आपका जो फैमिली साइज़ है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, और फैमिली जो लैंड है वो धीरे धीरे आपकी कम होती जा रही है। और उसके बाद दूसरा सरकार वगैरह कई बार कैप्चर कर लेती है, या फिर आपके वो सीज़ कर लेता है, या आपके किसी प्रोजेक्ट के अंदर चली जाती है, या किसान खुद उसको बेच देता है। और आजकल कॉलोनी है तो शहरों के आसपास कॉलोनी बनाने का जो ट्रेडिशन है वो तो बहुत कॉमन है ना, कि शहर के बाहर एक कॉलोनी बनाया जाए जहाँ पे खेती की ज़मीन को ख़रीदा जाए, कॉलोनी बनाया जाए। ये पूरा जो ट्रेंड है ये नोएडा और जो गाज़ियाबाद का जो पूरा एरिया है वहाँ से चला है, और वहाँ से चल के अब इंदौर, भोपाल और इस एरिया में पहुँच चुका है पिछले 5-10 सालों से, और अभी और इंक्रीज़ होगा। खेती वाली ज़मीन को कैप्चर करके उसके ऊपर बिल्डिंग्स वगैरह या कंस्ट्रक्शन वर्क वहाँ पर आपका किया जाएगा। कभी निकलना बाईपास पे इंदौर में, पता चलेगा। ओके, उसके बाद लैंड डिग्रेडेशन है और उसका जो कंजर्वेशन मेजर है ना, भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय, कि भूमि का जो संरक्षण है वो संरक्षण वहाँ पे किस प्रकार से किया जाए, है ना। तो अभी यहाँ पे क्या है कि लगातार हम लोग जो हमने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो पिछले लेक्चर के अंदर यहाँ पे पढ़ा था, है ना, तो उसके बारे में बात करी थी। तो अभी जो लैंड एक ऐसा है कि अगर उसको अभी हम कंजर्व करके रखेंगे, उसको संरक्षित करके रखेंगे, तो आगे आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए वो और अच्छी तरीके से प्रिजर्व होकर रह सकेगा, ये आने वाली जनरेशन है उसको प्रॉपर तरीके से उसका उपयोग कर सके। अभी हम सॉइल में ज़्यादा पेस्टिसाइड और ज़्यादा केमिकल्स वगैरह यूज़ करेंगे तो आने वाले समय में जो लैंड है वो धीरे धीरे बंजर लैंड हो जाएगा, और प्रोडक्शन या जो यील्डिंग है उसकी वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, उसको हमको ध्यान रखना जरूरी है। 95% ऑफ द बेसिक नीड है हमारी, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग वगैरह वगैरह, वो सब कुछ जो है वो लैंड के द्वारा पूरी होती है ना। ये जो टी शर्ट मैंने पहना है ये कॉटन का बना है, और कॉटन कहाँ से आया,
है ना। उसके अलावा फूड है, तो अभी मैं नाश्ता करके आया हूँ, तो फूड कहाँ से आया, ऑब्वियसली बात है खेत से आएगा, है ना। शेल्टर है वो भी यहाँ पे मिलेगा, है ना। तो सभी चीज़ें आपको जो लैंड है, शेल्टर के अंदर आप अगर बोलोगे सीमेंट है, तो सीमेंट है, लोहा है, लकड़ी है, सब वहीं से मिलेगा ना, उससे बाहर कुछ है ही नहीं। तो जो बेसिक नेसेसिटी है वो लैंड से पूरी होती है, और उसी का जो सम्मान है उसी का सम्मान नहीं करते हम लोग। ओके, उसके अलावा कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन है ना, आपका जो निवनीकरण है, आप लगातार जो वन है तो वनोन्मूलन कर रहे हैं, वनों का कटाई कर रहे हैं। ओवर ग्रेजिंग है, अति पशुचारण है कि पशुओं का लगातार जो चारण है, चारण मतलब उनको चरना है, वो इंक्रीज यहाँ पे आपका हो रहा है ना। माइनिंग और क्वायरिंग की एक्टिविटी है, तो आपके जो खनन की एक्टिविटी है वो लगातार आपकी बढ़ती जा रही है, और उसके कारण क्या हो रहा है, उसके कारण जो लैंड है वो लैंड धीरे धीरे डिग्रेड होता जा रहा है ना। उसमें स्पेशली जो माइनिंग है तो वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है कि कई सारे मैन, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि इंदौर से जब उज्जैन जाते हैं तो वहाँ पर एक वैष्णव कॉलेज है, वैष्णव कॉलेज के सामने एक बहुत बड़ी सी पहाड़ी हुआ करती थी, जब मैं कॉलेज में था काफ़ी बड़ी पहाड़ी हुआ करती थी। लेकिन अभी अगर उसको देखेंगे तो ऑलमोस्ट वो पहाड़ी जो है वो फ्लैट हो गई है। रीज़न क्या है कि लगातार माइनिंग होती रही वहाँ पर, लगातार जो माइनिंग की एक्टिविटी है वो होती जा रही है, तो छोटे मोटे पहाड़ तो हैं वो तो काट के ले ही जाते हैं। उसके कारण क्या होता है कि उस एरिया में जो आपका रेनफॉल है, रेनफॉल पर बड़ा प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है ना। लेकिन उन लोगों को नहीं पता, उनको तो सिर्फ अपना जो माइनिंग है, माइनिंग करने से मतलब है ना। अब जो माइनिंग साइड है, अब माइनिंग तो आपने कर लिया, माइनिंग हो गया, बड़े बड़े गड्ढे उसके अंदर कर लिए, और उसको फिर खाली छोड़ दिया जाता है ना, उसको ऐसे ही अनयूजेबल वहाँ पे हो जाता है। अब वो लोग ये नहीं करते कि माइनिंग करने के बाद उसको फिर से फिलअप किया जाए या उसको कवर किया जाए, उसको छोड़ के भाग जाते हैं। उसके अंदर कई सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, कई सारी दूसरी चीज़ें वहाँ पर आपकी वहाँ पर उसके अंदर होने लग जाती है। ओके, चलिए, तो वो खैर अलग बात है, वो अलग टॉपिक के ऊपर मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, है ना। तो माइनिंग जो साइट्स हैं, वो माइनिंग साइट्स आपको अबेंडन करके चले जाते हैं, उसको छोड़ के चले जाते हैं, और बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कहाँ कहाँ पर, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, इनके अंदर डिफॉरेस्टेशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है ना। खैर आंध्र प्रदेश जैसे जो राज्य है वहाँ पर एग्रीकल्चर धीरे धीरे गेन हो रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में आप देखोगे तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट हम एग्रीकल्चर जो आपको, सॉरी फॉरेस्ट लैंड, नॉट एग्रीकल्चर लैंड, फॉरेस्ट लैंड हम लगातार गेन कर रहे हैं, लेकिन जिस स्पीड से पहले कर रहे थे उस स्पीड से एग्रीकल्चर लैंड हम गेन नहीं कर पा रहे हैं, वो धीरे धीरे डिक्रीज होने की तरफ वहाँ पर आपका आगे बढ़ रहा है ना। चलिए, तो ये सब कारण है आपके खनन वगैरह के कारण, तो उसके कारण जो एक्टिविटीज़ हैं वो एक्टिविटीज़ लगातार आपके यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं। ओके, उसके बाद गुजरात है, राजस्थान है, एमपी है, महाराष्ट्र है, यहाँ पर ओवर ग्रेजिंग की प्रॉब्लम है यहाँ पे, कि लगातार जो ग्रेजिंग है, ग्रेजिंग ऑफ द लैंड, ग्रेजिंग मतलब जो पशुचारण वगैरह है वो बहुत ज़्यादा है, स्पेशली राजस्थान और उस एरिया में, और वहाँ से फिर जो ग्रेजिंग जो कम्युनिटी है वो बंजारा वगैरह, वो अलग अलग एरियाज़ के अंदर यहाँ पर आपके आते हैं, है ना। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, और इनके अंदर ओवर इरीगेशन के कारण लैंड है वो डिग्रेड हो रही है, आपकी लैंड परेशान हो रही है ना, मतलब लैंड का जो डिग्रेडेशन है वो अभी यहाँ पर आपका हो रहा है ना। तो लगातार एग्रीकल्चर ये है, जैसे ये आप खेत देख रहे हो, वैसे ये चावल का खेत है, तो यहाँ तो पानी होता है इसके अंदर, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखोगे तो ओवर इरीगेशन वहाँ पे आपका हो रहा है, इरीगेशन ज़्यादा हो रहा है, तेज़ी से इरीगेशन हम कर रहे हैं, तो लैंड धीरे धीरे आपकी ख़राब हो रही है। उसके लिए स्प्रिंकलर या जो ड्रिप इरीगेशन वगैरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो हमको डेवलप करने की ज़रूरत है ना, ताकि ओवर इरीगेशन ना हो। लैंड तो है ही इसलिए कृषि की भूमि है कि लगातार आप जितनी बार खेती करना हो साल में उतनी बार खेती करो, लेकिन उसको कम से कम ओवर इरीगेशन करके पेस्टिसाइड्स वगैरह डाल के उस लैंड को वहाँ पे ख़राब ना करें, है ना। इसके लिए लोग आजकल ऑर्गेनिक खेती की तरफ आगे यहाँ पे बढ़ रहे हैं। उसके बाद जो मिनरल प्रोसेसिंग है उसके अंदर आप देखोगे जो लाइमस्टोन वगैरह है, तो लाइमस्टोन वगैरह है उसका जो ग्राइंडिंग है वो ग्राइंडिंग यहाँ पर है ना। स्पेशली जो सीमेंट इंडस्ट्री है, तो सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर जो लाइमस्टोन है तो उसका लगातार जो उसका जो मिनरल प्रोसेसिंग है वो लगातार चलता रहता है ना। उसका जिसके अंदर कैल्कलाइट है या जो सोप स्टोन है या फिर सिरेमिक इंडस्ट्रीज़ है, तो ये लोग क्या करते हैं अपनी एक्टिविटी करने के बाद उसका जो पाउडर वगैरह रहता है तो पाउडर वहाँ पे पूरा स्प्रेड हो जाता है ना। और उसके कारण क्या होता है कि लैंड के ऊपर जो वाटर कंटेनिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, उसकी जो लेयर है पूरी लेयर उसके ऊपर स्प्रेड हो जाती है, और उसके बाद उसके अंदर जो नीचे पानी है वो पानी नीचे ज़मीन के अंदर वहाँ पर आपका नहीं आ पाता, है ना। तो ये कई सारी प्रॉब्लम है आपके इसके अंदर क्रिएट हो जाती है। सीमेंट इंडस्ट्रीज़, आपका सोप स्टोन है या सिरेमिक इंडस्ट्रीज़ है, तो ये एक डिग्रेडेशन का कारण जो है ये डिग्रेडेशन का कारण यहाँ पर आपका हो सकता है। ओके, इसमें क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द वाटर है तो वो उसके अंदर नहीं हो पाता, या धीरे धीरे ज़मीन के अंदर है तो जो भी आपका जो मटेरियल है सिरेमिक वगैरह का वो भी धीरे धीरे है वो ज़मीन के अंदर चला जाता है, या तो वो ज़मीन के अंदर पानी को जाने से रोक देता है, या अगर ज़मीन में जाता है तो वो पूरा जो प्रोडक्ट है या पूरा जो रॉ मटेरियल जो आपका जो चीज़ें बची हैं वो पूरी ज़मीन के अंदर यहाँ पर आपकी चली जाती है। जैसे ये आप देखोगे तो ये सिंगरौली का फोटो है। अभी सिंगरौली में रिसेंटली क्या हुआ कि
वहाँ पर आपके जो ऐश था, मतलब जो वहाँ पे जो एनटीपीसी के प्लांट्स हैं या दूसरे आपके जो प्लांट्स हैं वहाँ पे, उन प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि जब कोयले से बिजली बनाई जाती है तो जो ऐश होती है, जो उसका राख होती है, वो राख लगातार वहाँ से निकलती है ना। अब राख जब निकलती है तो उसको वो लोग स्टोर करते हैं, है ना। अब स्टोर करने के लिए क्या है कि वो राख जब निकलती है तो हवा में उड़ती है, वो लोग क्या करते हैं उसके ऊपर वाटर पंप करते हैं, मतलब पानी को पंप करते हैं और उसको सेटल करते हैं ज़मीन के नीचे, और एक बड़ा सा जो तालाब जैसा है वो बना के रखते हैं। उसको फिर बाद में जब वो सूख जाता है तो उसको निकाल के उससे जो आपकी जो ब्रिक वगैरह है या दूसरी चीज़ें बनाई जाती है, काफ़ी यूज़फुल है। ऐश जो फ्लाई ऐश होती है उसकी जो ब्रिक होती है काफ़ी हल्की होती है, और हमारी जो नॉर्मल जो ब्रिक होती है, ईंट होती है, उससे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है ना। उसमें उपयोग किया जाता है। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी सिंगरौली के अंदर कि जो डैम बनाया था उन्होंने, जहाँ पर उन्होंने पूरा फ्लाई ऐश को स्टोर किया था, उसका बांध टूट गया, है ना। वो जो एरिया था वो टूट गया। उसके कारण क्या हुआ कि जितना भी पूरा आपका जो फ्लाई ऐश का जो लिक्विड था, मतलब वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा लिक्विड तो नहीं था, है ना, लेकिन फ्लो करने लायक था, वो फ्लो होके वो खेतों के अंदर चला गया, हज़ारों एकड़ की जो एग्रीकल्चर है वो नष्ट कर दी। अब उसमें क्या है कि ठीक है, एक बार कृषि किसान की खराब हो गई, मुआवजा मिलेगा नहीं मिलेगा वो एक अलग बात है, लेकिन उसके बावजूद उस डिग्रेडेशन के कारण या उसमें जो सॉइल वहाँ पर आपके ऊपर इंक्रीज़ हुई है, उसको किसानों को हटाने में प्रॉब्लम होगी। अब वो क्या होगा, जो ऐश है तो वो बहुत ज़्यादा स्टिक होगी या ज़मीन से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई होगी वहाँ पे, और जब बारिश का पानी होगा तो ज़मीन के अंदर जाने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी और लैंड जो है उस एरिया का डिग्रेड हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ों के कारण जो प्रॉब्लम है, कई बार लैंड को यहाँ पर आपकी क्रिएट हो जाती है ना। उसका जो अफोरेस्टेशन है या प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द ग्रेजिंग है, तो ये आपके हेल्प कर सकता है कि इसमें आप अफोरेस्टेशन करके या फिर से वन रोपण करके, नया वन लगा के, या चरागाह वगैरह हैं उनको इस्टेब्लिश करके यू कैन प्रॉपरली इस्टेब्लिश जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको फिर से आप री इस्टेब्लिश यहाँ पर आपका कर सकते हैं। उसके अलावा प्लांटिंग ऑफ द शेल्टर, जो शेल्टर आपके जो प्लांट शेल्ट हैं वो आप बना सकते हैं कि खेतों के आसपास या जो हाईवेज़ हैं, जैसे अभी केंद्र सरकार की स्कीम लेके आई है, उसमें क्या है कि जो हाईवेज़ हैं तो हाईवे के आसपास जो प्लांटेशन है, प्लांटेशन किया जाएगा। कई सारी स्टेट गवर्नमेंट है वो भी इस प्रोसेस को वहाँ पे लेके आई है कि उसके आगे जो प्लांटेशन है, प्लांटेशन वहाँ पे किया जाएगा। उससे क्या होगा कि जो भी कार्बन वो निकाल रहे हैं, आपके जो गाड़ियाँ निकाल रही हैं, उनको कार्बन स्टॉक है तो वो पेड़ों के अंदर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है, सिक्वेस्ट्रेशन हो जाएगा। काफ़ी अच्छी स्कीम है वैसे, है ना। उसके बाद ओवर ग्रेजिंग है तो कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग, की ग्रेजिंग हो लिमिटेड हो, कुछ लिमिटेड एरिया पे ही ग्रेजिंग हो, सभी जगह ग्रेजिंग ना हो, ताकि जब ग्रेजिंग होती है तो एनिमल क्या करते हैं, उसको जब सॉइल को उसको खींचते हैं तो सॉइल जो है वो लूज़ हो जाती है। जब बारिश होती है तो जो लूज सॉइल है वो उससे बह के चली जाती है। ओके, उसके बाद स्टेबलाइजेशन ऑफ द सैंड ड्यून्स वगैरह हैं तो उनको स्टोर किया जाए बाय द जो थॉर्नी शब वगैरह लगा के, तो वो लगा के, जो कटेरी झाड़ियाँ वगैरह लगा के है तो वहाँ पर उसको स्टोर किया जाए, है ना। जो सैंड ड्यून्स है उसको स्टैब्लिश किया जाए ताकि वो आपके हवा के कारण वहाँ से बह के ना जाए, या इट मे बी पॉसिबल अगर बारिश हो तो वहाँ से फ्लो होके ना जाए, है ना। तो वो रोका जाए। इस प्रकार से लैंड को डिग्रेडेशन करने से हम, या उसका जो उसको ख़त्म होने से यहाँ पर बना सकते हैं। उसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द वेस्ट लैंड, आपका जो वेस्ट लैंड है उसका मैनेजमेंट, कंट्रोल ऑफ द माइनिंग एक्टिविटीज़, उसको कंट्रोल करें, और जो माइनिंग एक्टिविटी करें तो उनको ये नियम हो कि उसके बाद वो लैंड है वो लैंड को समतल करके जाएंगे, या लैंड के अंदर जो फिलिंग है वो लैंड को फिल करके जाएंगे, या ये सब चीज़ें करके जाएंगे। उसके अलावा प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ द इंडस्ट्रियल जो एफ्लुएंट्स है आपके, उसका प्रॉपर डिस्चार्ज हो। जीरो डिस्चार्ज की पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है जीरो डिस्चार्ज के अंदर कि जो भी डिस्चार्ज है वो आपके जो फैक्ट्रीज़ हैं वो अपने खुद से ही उसका डिस्चार्ज वहाँ पे करें, और डिस्चार्ज करके उसका डिस्पोजल खुद करें, तो बाकी लोगों पे डिस्पोजल की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ना आए, या नदी के अंदर उसको ना बहाएं, है ना। तो कई सारी जगह पे जीरो डिस्चार्ज की पॉलिसी चल रही है, क्योंकि उन्हीं का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको जीरो डिस्चार्ज करें। उसके अलावा जो सरकार है, जीरो डिस्चार्ज मतलब नॉर्मल एरिया में ना करे, डिस्चार्ज तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। नॉर्मल एरिया के अंदर या आम लोगों का जो एरिया है वहाँ पर उसको डिस्चार्ज न किया जाए, तो ये पॉलिसी उनके द्वारा यहाँ पर आपकी अडॉप्ट की जानी है ना। तो ये है एफ्लुएंट्स वगैरह है उनको बहाया ना जाए, तो ये सब चीज़ों के द्वारा जो है आप लैंड डिग्रेडेशन से यहाँ पर, या जो सॉइल है उसको प्रॉपर तरीके से जो कंजर्व है वो कंजर्व यहाँ पर आप इसके अंदर कर सकते हैं। चलिए, है ना। तो अगला जो टॉपिक है वो है सॉइल एज अ रिसोर्सेज, संसाधन के रूप में आपका जो सॉइल है उसको अगले लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे, क्योंकि उसके अंदर पूरा जो सॉइल है, पूरे सॉइल के बारे में हम वहाँ पे बात करेंगे, काफ़ी डिटेल है ना। तो कौन कौन से एक स्पेशल बात आप याद रखना अभी कि कल जो है वो प्लस का टेस्ट है, MPPSC जो प्लस के स्टूडेंट हैं वो स्पेशली ध्यान रखिएगा कि कल एक प्लस का टेस्ट है, और जो टेस्ट के अंदर जो है आपको एक मिनट है, हाँ, तो जो प्लस का टेस्ट है उसके अंदर जो वीकली टेस्ट आपका होता है, तो एक आपका जो वीकली टेस्ट होता है वो होता है आपके चैम्पियनशिप सीरीज़ का, और उसका जो अगला वीक होता है चैम्पियनशिप सीरीज़ का जो टेस्ट है वो 15 दिन में एक बार होता है, जो अभी नेक्स्ट वीक होगा 14 को होगा। लेकिन कल जो है 7 को, तो 7 को प्लस का टेस्ट है, जो प्लस के स्टूडेंट है उसके लिए एक स्पेशली टेस्ट है 10 से 12,
तो उसको देना मत भूलिएगा। दूसरा जो टेस्ट है कल, वो कल ही मैं मतलब उसको रात को ही पेपर आपको दूंगा मैं। MPPSC जो पेपर 2 है, पेपर 2 का जो पेपर 2 का जो यूनिट 4 है, तो यूनिट 4 का जो टेस्ट है वो आप लोगों का पेंडिंग है, तो आई विल गिव यू यूनिट 4 टेस्ट, है ना। तो पूरा MPPSC प्रीलिम्स के मतलब मेंस जो पेपर 2 है उसके हिसाब से टेस्ट होगा, है ना। तो ये जो कोर्स है, इस कोर्स का पार्ट है वो, तो ऑलरेडी हम जो पार्ट बी है, पार्ट बी की फर्स्ट यूनिट के ऊपर है ना। तो 4 का टेस्ट अभी हमने नहीं लिया था, और अब वो टेस्ट हम लेने वाले हैं कल, और कल उसका फिर स्पेशल क्लास में उसका जो एनालिसिस है, एनालिसिस भी कल या परसों में उसका किया जाएगा, है ना। तो ये पेपर 2 का कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर आपका यूनिट नंबर जो पार्ट बी का यूनिट नंबर 2 मतलब छठा यूनिट उसके अंदर चल रहा है ना। तो आप अगर अभी ज्वाइन करते हैं तो उसका रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। उसके अलावा आपका 2020 प्रीलिम्स के लिए एक इंपॉर्टेंट कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर पार्ट 1 और पार्ट 2 में 2 पार्ट्स के अंदर मैं पूरा प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो सिलेबस आप लोगों के लिए कंप्लीट कर रहा हूँ। अब इसके अंदर स्पेशल क्या है, इसके अंदर आपका अभी मैं MP जो डायनेस्टी है, MP डायनेस्टीज काफ़ी डिटेल के अंदर पढ़ा रहा हूँ, है ना। और जो बेसिक फैक्ट्स वगैरह हैं सब कुछ उसके अंदर हम कवर कर रहे हैं, है ना। तो ये कंप्लीट कोर्स है आपका, जिसके अंदर प्रीलिम्स है। पहले वाले पार्ट में मैं ऑलरेडी आपको इट कॉल द हिस्ट्री है तो वो कंप्लीट करा चुका हूँ। 2019 के लिए और 20 के लिए कॉमन जो कोर्स है MPPSC मेंस पेपर 3, अब इसके अंदर जो साइंस वाला पार्ट है, तो साइंस पार्ट इज कॉमन फॉर 2020 एंड 2019, वो दोनों के लिए कॉमन है ना। तो वो चल रहा है। तो 2020 के लिए आपका पेपर 2 चल रहा है, प्रीलिम्स चल रहा है, और साइंस का चल रहा है, जिसमें अभी हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, है ना। पेपर 1 है तो ऑलरेडी पेपर 1 का कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर एग्रो इकोलॉजी वाले जो टॉपिक है वो बचे हुए हैं, बाकी टॉपिक इसके कंप्लीट हो चुके हैं। क्या करना है आपको, इसको लेने के लिए आपको जो मेरा कोड है पवन लाइव, इसका यूज़ करना है। कोड का यूज़ करोगे तो 6300 के अंदर आपको 1 ईयर का कोर्स है वो मिल जाएगा, और 24 मंथ का जो कोर्स है वो भी आपको अराउंड 7000 के आसपास जो है वो 1 ईयर का कोर्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप 2021-22 की तैयारी कर रहे हैं तो भैया मेरा जो कोड है पवन लाइव, इसका उपयोग करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। 10% डिस्काउंट मिलेगा, और क्रेडिट पॉइंट है तो क्रेडिट पॉइंट का उपयोग करके और फर्दर जो डिस्काउंट है और फर्दर डिस्काउंट यहाँ पर आप ले सकते हैं, है ना। तो ये याद रखिएगा, और कल के टेस्ट को अटेम्प्ट करना मत भूलिएगा। उसका एनालिसिस मैं परसों करूँगा, प्लस का टेस्ट है तो मंडे को उसका एनालिसिस है, दोपहर में 12 बजे किया जाएगा। तो उसको छोड़ने का नहीं है, अटेम्प्ट करना, और जो भी मार्क्स आए तो यू हैव टू इन्फॉर्म मी कि कितना मार्क्स आपको उसके अंदर यहाँ पर आपका आया है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।